हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम एंड पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग गेट 2018 का क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी के क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं गेट 2020, 2021 और 2019 के क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं गेट 2018 के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अ 1.5 मीटर टॉल 1.5 मीटर टॉल पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। ठीक है, जैसे से बोल रहा है मैं वैसे वैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल पर्सन कोई है। सपोज 1.5 मीटर टॉल कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और वो 3 मीटर अवे है। यहाँ से अगर ड्रॉ करें 3 मीटर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। ठीक है, एक लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो ये हो गया 3 मीटर और ये हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, इतना क्वेश्चन हमने पढ़ा। अब देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द लाइट फ्रॉम द लैम्प एट द टॉप ऑफ द पोस्ट कास्ट हर शेडो। क्या कह रहा है? अ लाइट फ्रॉम लैम्प एट द टॉप ऑफ द पोस्ट कास्ट हर शेडो। ये कोई लड़की है, लैम्प पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, लैम्प पोस्ट यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ये लैम्प पोस्ट है और यहाँ से क्या कह रहा है कि शेडो जो है बन रहा है इस लड़की की। यहाँ पर लाइट है, लाइट आ रही है, लड़की की जो हाइट है यहाँ पर कुछ शेडो बन रहा है इस लाइट की वजह से। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे? द लेंथ ऑफ द शेडो इज ट्वाइस। ये चीज़, द लेंथ ऑफ द शेडो इज ट्वाइस हर हाइट। उसकी जो हाइट है उसका डबल होगा इस शेडो का लेंथ। तो पहली बात तो शेडो जो बनेगा इस लड़की का, जो लेग से लेकर के हेड तक ये जो पार्ट है ये शेडो का पार्ट है। ये जो पार्ट बन रहा है ये शेडो है। ठीक है, अब ये शेडो का जो लेंथ दे रखा है वो क्या बोल रहा है कि जो लड़की का हाइट है, अगर शेडो का लेंथ देखें तो लड़की के हाइट का ट्वाइस है, यानी 2 इंटू हाइट ऑफ द गर्ल। हाइट ऑफ द गर्ल कितना है? 1.5 मीटर। तो शेडो का जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? 3 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये जो लेंथ होगा ये 3 मीटर होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो 3 मीटर है। और पहले हमने देखा कि जो लैम्प पोस्ट है वो 3 मीटर है पर्सन से। ठीक है, इतना हमने ड्रॉ कर लिया और इतना हमें समझ में भी आ गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट इन मीटर। लैम्प पोस्ट का हाइट पूछ रहा है, तो यानी लैम्प पोस्ट हाइट ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ये h। ठीक है, ये जो हाइट है लैम्प पोस्ट का इसकी बात कर रहा है, यही हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? काफ़ी इजी तरीका है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। 2 तरीके से दिखाऊंगा मैं, एक बेसिक मेथड एकदम सिंपल और एक उससे थोड़ा सा हायर अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, दोनों तरीके से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज कि ये जो एंगल है इसको हम थीटा अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, और मैं ट्रायंगल्स के नाम अलॉट कर दे रहा हूँ। ये आप इसे A, इसे B और इसे C। ठीक है, और इसको D और इसको इस पॉइंट को E कर दिया। ठीक है, मैंने नाम अलॉट कर दिया। अब कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं? ट्रायंगल DBE को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं ट्रायंगल DBE। ये 2 ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मैंने कंसीडर किया। अब इसमें आप क्या करें, क्या आप इसमें टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस DBE ट्रायंगल में आप देखेंगे तो ये क्या है, इसका बेस है और ये परपेंडिकुलर है। और हम जानते हैं कि टेन थीटा जो क्या होता है वो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हम बहुत बेहतर जानते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता है क्या है परपेंडिकुलर कितना दे रखा है। परपेंडिकुलर हमारा है 1.5 और हमारा बेस कितना है? 3। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए।
अभी इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए और इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ट्राइंगल ए बी सी को कंसीडर करते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी का देखिए, ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये ट्राइंगल डी बी ई में भी सेम थीटा था और ट्राइंगल ए बी सी में भी सेम थीटा है। यानी थीटा की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। हमारा ट्राइंगल तो चेंज हो रहा है बट थीटा की वैल्यू सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है। अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा अप्लाई करते हैं, ठीक है। टेन थीटा अप्लाई करते हैं और इस वक्त, इस टाइम जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हमारा हाइट होगा और हमारा जो बेस होगा वो ये 3 और ये 3, दोनों 3 का सम होगा। यानी 3 + 3 = 6 मीटर होगा जो हमारा बेस होगा। ट्राइंगल ए बी सी के लिए जो बेस होगा वो 6 मीटर होगा और जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा हाइट होगा जो हमसे पूछा गया है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो आप अप्लाई करते हैं कि जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, h है और हमारा बेस कितना आया, 6 आया। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना है। हम यहाँ देख रहे हैं क्लियरली कि थीटा दोनों सेम है, यानी ट्राइंगल डी बी ई का थीटा और ट्राइंगल ए बी सी का थीटा, दोनों थीटा सेम है। इसका मतलब दोनों का टेन थीटा की वैल्यू भी सेम होगी। यानी कि इक्वेशन 1 की वैल्यू जो होगी वो इक्वेशन 2 के वैल्यू के बराबर होगी क्योंकि थीटा दोनों का सेम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 1.5/3 = h/6 इसको हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करिए, आपके लिए अब तो इजी हो गया 2 टाइम्स में, और 2 को आप जब इधर सेंड कर देंगे तो जो आपको h मिलेगा, h = 3 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करके हमने निकाला। दूसरा तरीका आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल का अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक हिंट दे दे रहा हूँ बस आपको, कि आप यहाँ पर हिंट दे दे रहा हूँ कि सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, जब भी किसी 2 ट्रायंगल का 2 एंगल इक्वल हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि वो सिमिलर हैं एक दूसरे के। जब भी कभी भी 2 एंगल इक्वल हो गए आपस में तो ये आपको मान लेना है कि वो सिमिलर ट्रायंगल है। अब आप बात करिए यहाँ पर डी बी ई ट्रायंगल या ए बी सी ट्रायंगल की, तो देखिए डी बी ई और ए बी सी में ये एक थीटा, एक एंगल कॉमन है दोनों का, यानी दोनों इक्वल है। और दूसरा देखिए ये डी बी ई का ये 90 डिग्री है और ए बी सी का ये 90 डिग्री है। तो इससे क्या पता चला हमें कि 2 एंगल यहाँ पर इक्वल हो चुके हैं। एक तो थीटा दोनों का सेम है और दूसरा दोनों के 90 डिग्री जो है एक एंगल है। तो यहाँ से पता चला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते होंगे कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड जो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो डी बी अपॉन ए बी का रेशियो जो इक्वल होगा वो बी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू होगा डी ई अपॉन ए सी के होगा, ठीक है। इतना हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होता है जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आप कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको बी ई पता है, बी ई 3 है, यहाँ पर बी 3 कर दिया। बी सी आपको पता है, बी सी कितना है, 6 है, ठीक है। इसी तरह डी ई आपको पता है 1.5 है और ए सी आपको पता है एच है। तो अगेन यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, सेम आंसर आएगा जो यहाँ पर आया था। तो ये मैं 2 तरीका आपको बताया इस ट्रायंगल को हैंडल करने का, इस क्वेश्चन को हैंडल करने का, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन पर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा चैनल है एग्जाम एंड पॉइंट। मैं इस पर गेट प्रीवियस पेपर जो डिस्कस कर रहा हूँ लगातार और डिस्कस करता रहूँगा।
और आगे मैं फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग कर रहा हूँ जो इस पर डिस्कस करूँगा आपके बेनिफिशियल के लिए। और मैं हर एक चीज़ को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सारे वीडियोस को देखिए, समझिए, और आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना चुका हूँ जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप उसको विजिट कर सकते हैं। और बेहतर लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, अब चलते हैं, मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, लेला एस्पायर्स टू बाय अ कार वर्थ Rs 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आफ्टर 5 ईयर्स। क्या कह रहा है, लैला जो है 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद 10 लाख की एक कार खरीदना चाहती है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट इन रुपीज़, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट इन रुपीज़ दैट शी शुड डिपोजिट नाउ इन बैंक विच ऑफर 10% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या कह रहा है, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ कि लैला को आज से 5 साल बाद एक कार खरीदनी है 10 लाख की। तो वो पूछ रहा है कि लैला जो है अब आज बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट करे ताकि जब बैंक उसको 10% रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करे तो 5 साल बाद 10 लाख बन जाए और वो अपनी गाड़ी खरीद सके। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, इफ़ द इंटरेस्ट वाज कंपाउंडेड एनुअली, यानी जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो एनुअली देखा जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है और जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो एनुअली कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके फार्मूला की। जो बेसिक फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो हम क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो क्या है, वो है हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 का होल n। ठीक है, ए क्या है, ए हमारा है, ए है हमारा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट के बारे में आप जानते होंगे। अमाउंट अगर लिखा है, अमाउंट को लिखा जाए तो अमाउंट होता है जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है, सम होता है। और अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या होता है, जो वैल्यू हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, यानी जो अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं वो हमारा प्रिंसिपल होता है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल। आपको पता होगा बट फिर भी मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। और आर हमारा क्या है, रेट, जो परसेंटेज हमारा बैंक जो है दे रही है इंटरेस्ट, उसको आर कहते हैं। और एन हमारा है टाइम, कितने टाइम के लिए हम डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो बेसिक फार्मूला है, आपको पहले ही से आइडिया होगा इसके बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट का। इसी का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैं गिवन की बात करता हूँ कि हमें गिवन क्या है। ये देखिए आप, ये जो 10 लाख दे रखा है, ये आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ये अमाउंट है, क्योंकि ये हमसे पूछ रहा है कि अभी जो डिपॉजिट कर रहे हैं 5 ईयर बाद जो पैसा हमें चाहिए वो 10 लाख चाहिए। यानी जो मैंने डिपॉजिट किया प्लस इंटरेस्ट मिला कि हमें 10 लाख 5 ईयर बाद मिलेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो इसको मैं, जो 10 लाख है ये हमारा अमाउंट हो गया। और 5 हमें टाइम दे रखा है, एन की वैल्यू दे रखा है, या इसको टी भी लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, इसको आप टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये टी हो जाएगा, इसको आप टी से रिप्लेस कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो टाइम जो हो गया वो 5 ईयर हो गया। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमें रेट दे रखा है। रेट कितना दे रखा है, 10%। रेट 10% दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि अभी हम कितना डिपॉजिट करें कि 5 ईयर बाद 10 लाख हो जाए, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। हमें सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं कि अब कैसे करना है। सिंपल फार्मूला है हमारे पास, सारे वैल्यूज़ हैं, फार्मूला है, पुट करना है और पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अमाउंट हमें दे रखा है 10 लाख। प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस रेट दे रखा है 10% अपॉन 100 और टाइम हमें दे रखा है 5। इसको सिंप्लीफाई करें
इक्वल टू p, यहाँ से देखिए आप 0 से 0 कैंसल, ओवरऑल जो हो जाएगा वो 0.1 टू दी पावर 5 और यहाँ पर आपका 10 लाख एज इट इज़ है। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, 10 लाख अपॉन, इसको ऐड करेंगे आप तो 1.1 हो जाएगा, 1.1 टू दी पावर 5। फाइनली इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, क्योंकि गेट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप यहाँ बिना किसी फिक्र के कैलकुलेटर यूज़ करिए और कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंंगे तो जो आपको प्रिंसिपल मिलेगा वो मिलेगा 620921.323, ये आपको मिलेगा प्रिंसिपल। बट आप क्वेश्चन में देखिए, जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन में कहीं ऐसा वैल्यू है नहीं प्रेजेंट। यहाँ मिलाइए आप देखिए 620921, बट पॉइंट में कहीं नहीं है, ऑप्शन में पॉइंट में कहीं नहीं है। लेकिन आप नियरेस्ट देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो नियरेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। यानी आप क्या करिए, यहाँ पर प्रिंसिपल को अप्रॉक्सीमेट कर दीजिए 621000, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, बट यही हमें ऑप्शन में दे रखा है तो हमें अप्रॉक्सीमेशन करना ही पड़ेगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और इसमें कुछ खास नहीं था। अब हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ द नंबर हमें दे रखा है इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है, डिनोट्स द मिसिंग नंबर, ये साइन हमें दे रखा है कि जो ये है वो मिसिंग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन स्मॉलेस्ट होल नंबर, होल नंबर और स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ डैश। ये सिंपल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर है और आपको बखूबी 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होगा कि 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज कोई नंबर ABCD सो ऑन, कितने भी डिजिट का नंबर हो दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है 3 की, हम क्या करेंगे, सारे नंबर को किसी भी प्लेस पे हो, सारे नंबर को इंडिविजुअली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी A प्लस B प्लस C प्लस D सो ऑन ऐड करते चले जाएंगे और इसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये डिविजिबल है 3 से, यानी वो नंबर हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो नंबर डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर हम उस नंबर के इंडिविजुअल डिजिट को ऐड कर दें तो एक छोटा सा सम बनेगा और उसको हम 3 से डिवाइड करें, अगर वो कंप्लीटली अगर डिविजिबल है 3 से, तो इसका मतलब कि ये भी डिविजिबल हो जाएगा। यानी इंडिविजुअल डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आपको मैं समझाता हूँ एग्जांपल से कि सपोज हमें दे रखा है 1 2 6, अब इसको हमें 3 से डिवाइड करना है, क्या ये डिविजिबल है या नहीं। तो 1 2 6 को आप डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, डिवाइड करने के लिए। लेकिन अगर आप इसकी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर लगाएं यहाँ पर, तो क्या है इसके अकॉर्डिंग कि सारे नंबर को इंडिविजुअली आप ऐड करिए। यानी 1 प्लस 2 प्लस 6 कितना आया, ये आया 9। अब इस जो सम आया है उस सम को आप 3 से डिवाइड करिए। अगर ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है कंप्लीटली तो इसका मतलब 3 से ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 126 डिवाइड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी या 9? ऑफ कोर्स 126 को डिवाइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये कंडीशन है, आप इसको सारे इंडिविजुअल नंबर को ऐड करिए, छोटा सा सम बनेगा, उसको 3 से डिवाइड करिए। अगर वो डिविजिबल है 3 से तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ये नंबर हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाते हैं। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि सारे नंबर का जो सारा डिजिट है उसको इंडिविजुअली ऐड करिए और 3 से डिवाइड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, इस डैश वाले पार्ट को हम x मान लेते हैं कि सपोज इस पोजीशन पे कोई x वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सारे डिजिट को ऐड करेंगे। 7 प्लस 1 प्लस 5 प्लस x
+4 +2 +3। ठीक है, सारे वैल्यूज़ को आप ऐड करिए तो देखिए क्या मिलेगा आपको। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 22 + x। ठीक है, ये आपको वैल्यू मिली ऐड करने के बाद। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है। ये स्मॉलेस्ट वैल्यू x की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है जो हमें क्या हो, 3 से डिवाइड हो जाए टोटल। तो अब देखिए, हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, पहले x = 0 ले रहा हूँ। तो x = 0 लेंगे तो ये टोटल नंबर कितना बचेगा, 22। और ये अगर 3 से इसको डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x = 1 लेंगे, 1 लिया। अब देखिए 22 में अगर 1 ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, 23। अगेन अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये डिविजिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, x = 2 लें, और 2 लें तो इसको 2 ऐड करेंगे 22 में कितना बचेगा, 24। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। ये जाएगा 8 टाइम्स। सो 24 कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट नंबर इस पोजीशन पे हो, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर ये x = 2 है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है क्या है, बी ऑप्शन है। सो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट 2018 में सारे क्वेश्चन इजी ही हैं एज़ कम्पेयर टू 2019। सो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। और ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगा, आप क्लास 5th 6th में ही पढ़े होंगे डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ पर ही पढ़ाया जाता है सब सारी चीज़ें। तो इसमें इस पूरे लेक्चर में कुछ खास नहीं था, कोई भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं था। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा ये लेक्चर अटेंड करके। और लास्ट में बता दूं मैं कि ये मेरा चैनल है एग्जामिन पॉइंट, और मैं इसमें गेट की सारी चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अभी तक तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुका हूं, और बाकी मैं डिस्कस करता रहूँगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा जो है टेलीग्राम जो है ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट भेज सकते हैं, मैं डाउट पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा इंस्टाग्राम जो है आईडी है, आप इसको भी, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। फिर से मिलेंगे हम पार्ट 2 के साथ। 2018 के एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जो क्वेश्चन बचा है उसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा मैं, उसमें मिलेंगे हम फिर से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।